लिंक सर आपकी ईमेल आईडी पे। मैंने चेंज करवा ली थी, ये यही दी थी। हाँ, यही है ना आपकी? आशी। सर चेंज करवा ली थी मैंने। अब कौन सी हो गई आपकी? अपडेटेड ईमेल आईडी कौन सी है आपकी, बताइए। अभी हाँ, अभी तो ये है तनवर आशीष 078। आप इसको मुझे भेजेंगे, ठीक है? ठीक है सर। आप इसकी जो है ना, एक मुझे ईमेल भेज दीजिएगा, ठीक है? रिप्लाई में या व्हाट्सएप पे भेजिएगा रिक्वेस्ट। क्योंकि इसमें देखिए इशू क्या आएगा, मैं बताता हूँ। इशू ये आएगा कि जो आपकी ईमेल आईडी जिससे आप ले रहे हैं, मेरे पास वो रिकॉर्ड तो आ जाएंगे। अब मेरे पास ईमेल आईडी आपकी कुछ और अपडेट है, अगर आपका अपडेटेड में आप मुझे नहीं बताएंगे तो कल को आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी ईमेल आईडी से ले रहे हैं, ले लीजिए। लेकिन आप कैसे रिकॉर्ड होगा कि देखिए जी, मैंने स्टूडेंट केयर को इन्फॉर्म किया, मैंने टीचर को इन्फॉर्म किया, तो आपके पास भी रह सकता है कि सर मैं इससे ले रहा था क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ठीक है ना, ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं मैं। चलिए, तो क्लास शुरू करें। यस सर। जी। अच्छा, पहला क्लास शुरू करने से पहले सेक्शन बी का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। आई होप कि आप सब लोग उससे जुड़ गए होंगे। यस यस सर। सर। हाँ, जो लोग नहीं जुड़ पाए हों तो वो आप अपने लिंक आपको मिल ही गया हो कहीं ना कहीं से। अच्छा, दूसरा उसमें मैंने वो शेयर किया था आज सिलेबस। आप लोगों ने आई होप के एक बार देखा होगा उसको ठीक से। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है या कुछ, बल्कि मैं कहूँगा सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपके पास है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है ये। इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। बस एक चीज करनी है आपको, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल पेपर होता है वो प्रैक्टिस मांगता है। आपके पास दोनों इस साल न्यूमेरिकल पेपर हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी और कॉस्ट अकाउंटिंग भी। तो आई होप, मैं मान रहा हूँ कि आप दोनों प्रैक्टिस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी देंगे टाइम और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दोनों को टाइम देना है आपने। और जो हम पढ़ें उसको आप रिवाइज करें। जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दें आपको, आप उसको सॉल्व करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे अपनी तरफ से, उतने आपके जो आप क्वेश्चन सॉल्विंग की जो आपकी कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होगी। आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी आपकी आएगी कि भाई आप जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं वो नहीं होंगी। तो मैं ऐसी उम्मीद से आज आपकी क्लास ये सोच के शुरू कर रहा हूँ कि ये जो आने वाला सेमेस्टर है, आप इसमें बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। एक मिनट रुकिएगा बेटा, है। हाँ जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, सर कैन यू प्लीज रीसेंड द सिलेबस? ओके। आपको सिलेबस मैंने फिर शेयर कर दिया है। तो आप इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके वैसे आपको कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग किताब आप खरीदेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत सारे यूनिट्स हों, लेकिन आपको सिर्फ उसी यूनिट्स पे फोकस करना है जो आपके सिलेबस में है। आपका सिलेबस बहुत कम है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अगर आपको एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक मिल जाएगी कोई, तो उसमें आप देखिए उसमें बहुत सारी यूनिट्स होंगी। उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग होगी, ठीक है? और ऐसी ऐसी यूनिट्स होंगी, ब्रेक इवन पॉइंट्स वाली होंगी, मतलब ऐसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी यूनिट्स होंगी जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर वो बुक आपके पास है या कहीं से आप अरेंज करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ वो बुक पढ़नी है आपको, मतलब उस बुक में वो यूनिट्स पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। क्योंकि आपका बीकॉम का सिलेबस बहुत मतलब कम है, हल्का है, ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। सिंपल 5 यूनिट्स है आपकी, जिसमें पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का है, फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग,
प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब चीजें हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके में नहीं है, आपके में मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है, ऐसे बहुत सारी कॉस्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपके उसमें नहीं है, तो आपको उनकी तरफ नहीं जाना है। आप सिर्फ वो पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि 4 महीने का टाइम है, 4 महीने में ये आसानी से हो जाता है सिलेबस। तो ये तो सिलेबस को बुक कौन सी ऑथर की परचेज हाँ, करें? बुक बुक बेटा अच्छा क्वेश्चन है। बुक के लिए देखिए, बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं मैं देखता हूँ वो महावीर पब्लिकेशन की बुक आती है, उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरे पास रखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका कवर पेज, अगर आप देख पाए तो। दिख रहा है बेटा? यस सर। इसका हो सकता है इसका कलर चेंज होगा, ये पुरानी बुक है मेरे पास। इसका जो वो है वो ये है टाइटल, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये महावीर पब्लिकेशन नीचे लिखा होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। इस टाइप ये बुक आप ले सकते हैं, बीकॉम के लिए सफिशिएंट अच्छी बुक है। ऐसे एम एन अरोड़ा की बुक आती है, वैसे वो भी बहुत अच्छी बुक है। ये आपके ऊपर आप कौन सी बुक ले कहाँ से ले, लेकिन आपको बस करना एक काम है कि आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आपके ये स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। सर। यस सर। तो इस स्क्रीन को अगर आप देखें तो इसमें अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस लिखी हुई हैं, जिसमें पहली ब्रांच जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आप पढ़ चुके हैं, अभी शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था, यस। कॉस्ट अकाउंटिंग, हालांकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है वो, लेकिन कंपनी अकाउंट से उसका संबंध है, थोड़ा सा मान लेता हूँ। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग अभी पढ़ रहे हैं आप, और शायद फिफ्थ सेमेस्टर में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी होता है, और भी कई सारे, लेकिन आपको मेन अगर 3 को अगर आप देखें तो ये 3 को अगर आप, आपके सामने स्क्रीन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर आप देखें, ये वो है जो आप पढ़ के आ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी through the preparation of annual financial statement as per the accounting principles and standard to show the net profit and loss through P&L account, profit and loss account. Financial position company की we can show from the balance sheet and inflow and outflow of the cash through cash flow statement या fund flow statement। ये सब आपने सब चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़कर आए हैं। तो वो बेसिकली आपका एक फाइनेंशियल पार्ट, एक जो ट्रू इंफॉर्मेशन है वही। और अगर आप देखें एज पर इनकम टैक्स रूल, आपके जितने भी बैलेंस शीट्स हो, आपका P&L अकाउंट हो, आपका अगर कोई दूसरा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो, वो सब चीजें एज पर इनकम टैक्स रूल आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैंडेटरी है ही है, सबको बनाने हैं वो अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट सबको बनाने हैं। इसके अलावा दूसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इस साल हम पढ़ेंगे इसको। ये क्या है बेसिकली, ये पहले बता दूं, कॉस्ट अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा कहीं इनकम टैक्स रूल में या कंपनी एक्ट में नहीं लिखा कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असर्टेनमेंट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं कहूं तो बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उनके लिए ये एक बहुत ज्यादा रिलेवेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें ये देखा जाता है कि पास में मान लीजिए हम मोबाइल फोन बना रहे हैं, मान लीजिए हमारी कंपनी सैमसंग है, सैमसंग का मोबाइल फोन बनाते हैं, तो इस मोबाइल फोन की क्या कॉस्ट पहले आती थी प्रोड्यूसिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, अभी कितना आ रहा है और फ्यूचर में कितना होने के चांसेस है, ये सब देखना इट कम्स अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग। और सर्विसेज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट में ही आता है, इसमें सर्विसेज के लिए भी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई जैसे इंडियन एयरलाइंस है या जेट एयरवेज है या आपका इंडिगो है, या मान लीजिए आपकी खुद की एक पर्सनल कैब चलती है, आपकी कैब भी चल रही है, आपकी बसेस चल रही हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो वहां पर भी आप देखते होंगे कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके अकॉर्डिंगली ही आप फेयर डिसाइड करते हैं ना। आपने देखा हो जैसे डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, आपने देखा हो कि आप अपने घर से
और जो भी मार्केट या जहां पर भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन या जहां भी आप जाते थे, पहले जितना प्राइस लगता था, जितना फेयर लगता था, उससे थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो भी उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इट असिस्ट इन कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट कितनी आ रही है पर किलोमीटर की, क्या कॉस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली, एंड प्रोवाइड्स डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर देयर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। आपने सबने पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो स्केर्स हैं, तो अगर हमें लगता है कि दो यूनिट हमारे पास हैं, यूनिट ए एंड यूनिट बी, तो हम दोनों ही क्या बार कॉस्ट कंपेयर करके देखते हैं कि यूनिट ए में इस प्रोडक्ट को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कॉस्ट आ रहा है, यूनिट बी में अगर ज्यादा आ रहा है तो हमारी कोशिश रहती है यूनिट बी को या तो हम बंद करने की कोशिश करते हैं, या पूरी ऐसी कोशिश करते हैं कि वहां से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एंड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कोई प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर किया उसका क्या प्राइस होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। और ये आज के डेट में कहूँ तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है और कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उस कंपटीशन में आप देखिए कि वही कंपनी सरवाइव करती है जो कम कॉस्ट पे अपना प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, अपना प्रोडक्शन को कर सकती है मिनिमम कॉस्ट पे अपने कंपटीटर से। और जब हम कॉस्ट कम रखते हैं तो उसका एडवांटेज होता है कि कस्टमर को प्राइस, वो जो प्रोडक्ट है कम प्राइस पे या लो प्राइस पे मिलता है, जिसकी वजह से आप मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर लेते हैं। आपने देखा होगा आज की डेट में इंडिया के अंदर एक समय था कि नोकिया मोबाइल फोन बहुत ज्यादा था, सबके पास था। आज की डेट में अगर मैं कहूं तो मैं मिडिल क्लास के सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जो 20,000 तक के फोन आते हैं, 20,000 तक के जो स्मार्टफोन्स आते हैं, यू विल फाइंड कि उसमें मैक्सिमम मार्केट शेयर आज की डेट में शाओमी कंपनी के पास जा चुका है, जिसको हम लोग एम आई भी कहते हैं, जिसका रेडमी वन, ये वो 3 4 S इस तरीके से आते रहते हैं। अभी रियलमी भी आया, फिर अब सैमसंग ने भी अपनी एम सीरीज निकाली है। तो ये क्या है, ये आप मान के चलिए कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो कंपनी अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है वो मार्केट में मैक्सिमम शेयर गेन कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच ए वे to the management that assist them in their planning, decision making and controlling process to enable the management to work more efficiently। तो इसको आप जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से वहां भी पता लग जाएगा। फिलहाल इस पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा आपको, लेकिन अब नेक्स्ट स्लाइड से आपको काफी हद तक क्लियर होगा। स्लाइड्स ठीक से देख पा रहे हैं ना आप सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। तो एज डिफाइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग CIMA लंदन की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं, देखिए एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पर मैं वर्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी यूज कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत वर्ड यूज करते हैं कि कहते हैं मेरी तो कॉस्टिंग की क्लास है। कॉस्टिंग की क्लास नहीं होती, वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी की भी क्लास नहीं है ये। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, कॉस्टिंग अलग है। इन तीनों में डिफरेंस मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए अब इसमें दोनों ही आ गए। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability। ये सब जब आया था, कॉस्टिंग करना, उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग करना, ये सब जब आया था उसको कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन of information derived from the cost account to the management for the purpose of managerial decision making। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ए वाइडर टर्म,
और कॉस्ट अकाउंटिंग उसका एक पार्ट है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड भी लिखा हुआ है। मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर आप पूछ रहे हैं बेटा जो पूछना है। इन सिंपल वर्ड, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स of costing for the purpose of ascertainment of cost, cost control, and determination of profitability. So that's it is the science, art, and practice of cost concepts. यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंसी अपने आप में एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है और एक प्रैक्टिस भी है। कुछ बोल रहा था कोई बीच में बच्चा, बोलो बेटा। So I was saying yes only. ओके ठीक है, मुझे लगा कोई। सर यस बेटा। सर स्लाइड तो चेंज नहीं हुई, वही पहली वाली स्लाइड दिख रही है जिसमें डिफरेंशिएट हो रहा है। कॉस्ट अकाउंट, अच्छा ये वाली स्लाइड नहीं दिख रहा आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी एंड स्कोप? No sir, No, Chan sir. की वाली slide नहीं है। वो नहीं दिख रही। ऐसा कैसे हो सकता है, एक मिनट रुकिए। तो आप चेंज कर दो, स्लाइड हो जाएगी। अब सर अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। एक मिनट तो रुकिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी अब? एक मिनट, हाँ कुछ इशू आ गया। नेट तो नहीं चला गया? नेट तो आ रहा है ठीक से, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब क्या देख पा रहे हैं आप? यस सर Yes, अब sir. दिख रही है। Meaning of meaning of cost and standard scope. Yes. हाँ ये आ रहा है सर ना? अब दिख रही है, अब दिख रही है। हाँ sir. अच्छा अभी देख पा रहे हैं ना बेटा? ये वही जो मैं पढ़ के बता रहा था आपको पूरा। आप एक बार चाहें तो इसको पढ़ लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पता नहीं ऐसे कैसे फर्स्ट टाइम हुआ ये कि मैंने स्लाइड चेंज किया तो वहां चेंज नहीं हुआ। समटाइम्स हो जाता सर है। आपका स्लाइड शो चल रहा होगा एक्चुअली, तो स्लाइड Yes. शो में शो नहीं करेगा। अच्छा स्लाइड शो तब आएगा जब आप इंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे अपनी। ओके। हमें केवल जो आपका एक्सेल का शीट है हमें वो एक्सेल का पेज दिखेगा, हमें बस स्लाइड शो नहीं दिखेगा। अपने सर एक सिर्फ टैब करा होगा शेयर। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक जी है सर, बेटा, फिर परफेक्ट हो जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं बेटा। एंटायर स्क्रीन करते हैं अभी। ठीक कह रहे हो, ये समटाइम्स प्रॉब्लम कर जाता है। पहले इसको एडमिट कर लेते हैं बच्चे को ना। ये कौन आया है? गगन कुमार गुप्ता। एंटायर स्क्रीन शेयर। अब देख पा रहे हैं बेटा आप? Yes sir. यस सर। अब मैं इसको स्लाइड शो पे डालता हूँ तो मुझे बताइएगा चेंज हो रहा नहीं हो रहा। चेंज हुआ? यस सर, हो Yes, गया। sir. ठीक है। ये पहले वाला स्क्रीन था, स्लाइड था आपका, Yes जिसमें sir. डिफरेंस था बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये वो था जिसमें मैंने बताया आपको कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। तो मैंने बताया कॉस्ट अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मतलब अगर मैं कहूँ तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड, आप ऐसे एप्लीकेशन कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन सबको भी यूज करते हैं और कॉस्टिंग को भी यूज करते हैं, जिसके थ्रू वी कैन असर्टेन अवर we can determine our price also, we can determine our cost। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल क्या होगा, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। और वी कैन से इट इज ए साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस आल्सो। ठीक है। अब आते हैं इसके बात करते हैं स्कोप की। अब देखिए स्कोप में आपको ना यहां पर आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉस्टिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए वाइडर टर्म एज इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टर्म्स। जैसे इसमें देखिए कॉस्टिंग क्लियर आ रहा है। कॉस्टिंग क्या है, देखिए अभी मैं आपको बताया था कि इसमें फर्क पता होना चाहिए आपको, कॉस्टिंग क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या। आपकी क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग की होगी, कॉस्टिंग की नहीं होगी। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस of ascertaining cost. It is concerned with the determination of cost of production of a manufacturer or a finished goods or cost of providing a service.
It also aims to control such cost through cost control and cost reduction. अभी cost control क्या है, cost reduction क्या है, इसको भी आगे जब हम थ्योरी का और चलते हैं बता दूंगा आगे. It involves the process of classifying, recording, and allocation of expenditure for the determination of standard cost and actual cost. अब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट भी क्या होती है, ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है. लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, मान लीजिए हमने मान के चले गए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे हमारे ये कॉस्ट है, सपोज लाइक सिविका से 10 रुपये आ रहा है, ठीक है, 10 रुपीज का हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट रखा है. समटाइम्स ऐसा होता है कि वेरिएंस आ जाता है. कॉस्ट जो मान लीजिए ये यूनिट है, मान लीजिए इस यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 10 रुपीज है, हो सकता है समटाइम्स 10 रुपीज 50 पैसे वैसे, हो सकता है समटाइम्स 9 रुपीज 75 पैसे भी आ सकती है, तो एक्चुअल कॉस्ट रहती है. तो उसमें वेरिएंस होता है, वो कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखते हैं. फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये पूरा कॉस्टिंग है. यानी कॉस्टिंग होता है, हम ये देखते हैं कि हमारा क्या कॉस्ट आ रहा है. हमने हिसाब लगाया कि हमारा 10 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, हमने सोचा कि 10 रुपए कॉस्ट आ रहा है, 1 रुपीज का हम प्रॉफिट मार्जिन करते हैं, 11 रुपीज का सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दिया. ये सब कॉस्टिंग का पार्ट हो गया. फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो अब हम करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. ये जो भी चीज आपके खर्चे हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उसकी आप अकाउंटिंग करते हो ना. आप जनरल एंट्री करते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जनरल एंट्री करते थे, आप ये देखते थे कि ये फाइनल ये लाइबिलिटी में जाएगा या एसेट्स में जाएगा, ये फाइनल अकाउंट में जाएगा या P&L में जाएगा, किस कहाँ पे कैसे जाएगा, वो सब आप करते हैं ना. वही चीजें इसमें देखना कि जैसे भी हम आगे हम धीरे धीरे करेंगे कि ये मटेरियल परचेज किया हमने, अब ये मटेरियल डायरेक्ट में जाएगा या इनडायरेक्ट में जाएगा या ओवरहेड्स में जाएगा, तो किस हेड्स में जाएगा, किस किस हेड्स में जाएगा, वो सब देखना. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. इट अडॉप्ट्स फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. मुझे लग रहा है किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है, किसी को वो करना पड़ेगा एडमिट. कौन है ये, ओजस्वी वर्मा, एडमिट. तो कॉस्ट अकाउंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट फॉर कॉस्ट. इट अडॉप्ट्स फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग to apply proper accounting mechanism for recording all income and expenditure and preparation of periodical statements and reports for the ascertainment of controlling of cost. जैसे आप फाइनेंस अकाउंटिंग करते थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे आपके कि ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये किस हेड में जाएगा खर्चा. सेम उसी तरीके से इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ एक मैकेनिज्म है, कौन सी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, कौन सी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, उसका पूरा करना आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है. ये बड़ा दिक्कत है कि इसमें ना बार बार मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा. भाई जिन बच्चों के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों के ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है वो आज एक ईमेल डाल दें स्टूडेंट केयर पे, और स्टूडेंट केयर पे मेल करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिए, जिससे मैं आपका ईमेल आईडी पहले वाला रिमूव कर सकूं और दूसरा वाला ऐड कर सकूं. वरना रोज अगर हम इसी तरीके से एक एक करके एडमिट करते रहेंगे ना, तो आप समझ लीजिए 97 की क्लास है ये, 96 या 97 स्टूडेंट्स है, तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा इसी में चला जाएगा. ठीक है, तो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में समझ आ गया होगा आपको फर्क. Yes, sir. नेक्स्ट है जी कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिपोर्ट्स, जो मैं करता हूं आपको आगे बताऊंगा. अब कॉस्ट कंट्रोल क्या है? इन टुडेज सिनेरियो ऑफ ग्रोइंग कंपटीशन इन द वर्ल्ड, द मेन टास्क टू परफॉर्म बाय कॉस्ट अकाउंटेंट इज टू, अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट तो हर कंपनी में नहीं मिलेंगे आपको कॉस्ट अकाउंटेंट. जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, या सर्विस को जो सर्विस प्रोवाइड होते हैं, वो अपने कॉस्ट अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट करते हैं, और उनका मेन फंक्शन ये होता है कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है. तो द मेन टास्क ऑफ टू बी परफॉर्म बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट इज टू एनेबल मैनेजमेंट टू कंट्रोल कॉस्ट of operating the business so that the profitability of an organization can be
इंक्रीज्ड। ये ध्यान रखिए आप। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये नहीं चलती इस टेक्निक कि हम प्राइस बढ़ा दें। प्राइस बढ़ाने का मतलब है इतना कंपटीशन है, आपने ऐसे प्राइस इंक्रीज करेंगे आपका मार्केट शेयर दूसरा वाला ले जाएगा जो आपका कंपटीटर होगा। तो इसीलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंक्रीज करनी है तो आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कीजिए। ठीक है, तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट थ्रू एक्यूमुलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट डेटा regarding different product activities or functions. This can be done by various techniques like standard costing, budgetary control, quality control, etc. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने दोनों तरीके के हमारे कंट्री के बैंक देखे होंगे, एक प्राइवेट बैंक, एक सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में आपने शायद कभी ना कभी आपका जरूरत पड़ा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप गए होंगे, और प्राइवेट बैंक में आप HDFC या ICICI या JS बैंक या जो भी और हैं इनमें गए होंगे। आपने ये देखा होगा जो मैंने देखा है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस बात से सहमत होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जाते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारा स्टाफ होने के बावजूद भी वहां काम की जो स्पीड है वो बहुत लो होती है। मतलब लो इन द सेंस कि आपको अगर एक DD इशू करवाना है, आपको कैश डिपॉजिट करना है, कैश विड्रॉ करना है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो प्रोसेस। दूसरी तरफ आप उस ब्रांच में जाएंगे जो मैंने अब कहा प्राइवेट बैंक की किसी में, तो यू विल फाइंड के वहां कम से कम टाइम में आपका आसानी से काम हो जाता है। आई होप कि आप इस बात से मानेंगे, क्योंकि मेरे साथ मैंने ऐसा नोट किया है। तो क्यों होता है ऐसा भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो वहां के जो मैनेजर हैं, जिसका फंक्शन ही होना चाहिए कि जो मेरे यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, जो मेरे यहाँ पर मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, जबकि प्राइवेट कंपनीज में इस तरीके से होता है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में ये बहुत जरूरी है। तो इट कैन बी डन थ्रू बाय द वेरियस टेक्निक्स लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये देख लेते हैं, भाई ये स्टैंडर्ड है हमारा, इसको हमें अचीव करना है, कैसे करना है। जैसे हमने कहा कि भाई हमें 1 आवर में 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, एक स्टैंडर्ड बना दिया हमने। तो हर किसी को हमने ये टास्क दे दिया, आपको कम से कम 1 आवर में, आपको 1 आवर में 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। जो लोग उसको उस स्टैंडर्ड को नहीं कर पा रहे हैं उनको हम पनिशमेंट देते हैं, या उनकी सैलरी कट कर सकते हैं, या उनको हम कुछ भी तरीके बोलते हैं नहीं आप इसको इंप्रूव कीजिए, चाहे वो ट्रेनिंग के थ्रू करवाएं उसको कैसे। और जो लोग उससे बेटर करते हैं हम उनको कई बार मोटिवेट करने के लिए कुछ मॉनिटरी बोनस टाइप की हम कुछ मॉनिटरी उनको हेल्प भी करते रहते हैं, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ मैं अच्छा वर्क कर रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो इट मे बी इन्वॉल्व कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट incurred with a predetermined standard। जैसे मैंने बताया कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे को इसकी कॉस्ट 10 रुपीज आनी चाहिए इस यूनिट की, लेकिन अगर आप 9.75 ला रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी गुड। अगर आप 10 रुपए की जो हमने कॉस्ट है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट 10.5 रुपए आ रही है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत होती है। तो एक्चुअल कॉस्ट incurred with predetermined standard cost to check the deviation and eliminate wastages। ये कॉस्ट कंट्रोल है। यानी कॉस्ट कंट्रोल का हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमें देखना कि कहां पर ऐसा हो रहा है कि जहां पर हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसको हम ठीक से यूज नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी को कहा कि भाई आपको यहां से, और मान लीजिए हमारा उसका काम है, बैंकिंग सेक्टर का काम है हमारा, और बैंकिंग में हमने क्या किया, हमने कस्टमर के घर पे हमने कैश प्रोवाइड करने जा रहे हैं, या फिर हमने कहा कि वहां से आपको कैश भी लेके आना है, उसके बगल में ही आपको वहां से पेपर्स भी लेके आ जाने हैं। इस तरीके से एक हमारी जो आपने देखा आजकल जो फील्ड वर्क करते हैं बच्चे, अब उसमें क्या हो रहा है जी, आपने क्या किया कि एक बंदे को भेजा, मान लीजिए यहाँ से किसी को द्वारका भेजा, वो द्वारका गया, द्वारका में जाके वो सीनियर सिटीजन को कैश डिलीवर करके आ गया, और वो रास्ते में वापस आ गया, फिर ब्रांच आ गया, फिर अपना ठीक है अब आप जनकपुरी चले जाइए। तो अगर आप बेटर ही होता कि अगर आप इसकी ठीक से प्लानिंग की गई होती, तो उसी एक पर्सन को आप पहले उसको होता द्वारका जाइएगा, द्वारका में कैश डिलीवर कीजिएगा, वहां से फिर आप जनकपुरी जाइएगा, जनकपुरी से आप, जो दिल्ली वाले बच्चे समझ रहे होंगे मैं रूट क्या समझाना चाह रहा हूँ, या आपके घर के आसपास का रूट होगा, तो मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अब जो दिल्ली के बच्चे वो मेरी बात समझ रहे हैं क्योंकि वो बड़े दोनों नजदीक हैं एक्चुअली, जो जनकपुरी और द्वारका में लगभग दोनों जगह लगभग नियरेस्ट है। और मेरी ब्रांच मान लीजिए भगत सिंह कॉलेज में है मान लीजिए,
ठीक है, जो शेख सराय में। तो मेरा कहना था कि अगर आप मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट से आपने ईस्ट की तरफ कोई पर्सन भेजा और ईस्ट में ही दोनों आपके डेस्टिनेशन थे, तो बेटर रहता कि आप उसी पर्सन को देते कि दोनों डेस्टिनेशन कवर कर जाता, ना कि वो साउथ दिल्ली से पहले ईस्ट दिल्ली आता, ईस्ट दिल्ली से फिर वापस साउथ दिल्ली, फिर वापस ईस्ट दिल्ली भेजते, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा आएगी। आप समझ रहे हैं ना मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली आप बात को समझ रहे हैं ना? यस सर। Yes. हाँ, Yes, sir. क्योंकि जो दिल्ली के बच्चे Yes, जो sir. सर के कौन कौन सी सब्जी जगहों के नाम ले रहे हैं, तो जो भी आपके घर के आसपास की जगह होगा आप उससे समझ जाएंगे कि आप किस तरीके से करते हैं। आप इसीलिए आपने देखा होगा ये जो स्विगी और ये जो आपके जोमेटो, ये किस तरीके से आपको फटाफट डिलीवर कर पा रहे हैं, पिज्जा वगैरह वाले। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी इस तरीके की यूनिट्स बनाई होती है जो आपके घर के नियरेस्ट वाला जो स्टोर होता है या उस एरिया में जो नियरेस्ट आपका पर्सन होगा, डेजिग्नेटेड पर्सन, वो आपको वो चीज डिलीवर करेगा। इस तरीके जैसे अब आप कैब बुक करते हैं आप उबर पे या ओला पे, तो यू विल फाइंड कि जो आपके नियरेस्ट आपके आसपास जो कैब या ऑटो या बाइक या जो भी आपने कर रहे हैं वो जो अवेलेबल होगा, वो उसको लीड देते हैं कि जाइए कस्टमर को आप बैठाइए अपनी गाड़ी में और उसको वहां छोड़िए, ना कि वो किसी दूसरे को दूर से जाके भेजते हो फिर कहते जाओ उसको लेके आओ। तो ये उससे क्या, उससे उनकी कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। और जो एक पर्सन जो पहले जब ये सिस्टम्स नहीं था, ये कैब सिस्टम नहीं था मान लीजिए, या इस टाइप की एप्लीकेशन नहीं थी, तो उसमें वो पूरे रोड पे ऐसे घूमते रहते थे या टैक्सी स्टैंड में बैठे तो बैठे सवारी उनके पास जाती थी, उनको ढूंढती थी, फिर वो लेकर थे। तो इसका मेरा कहना था कि कॉस्ट कंट्रोल का होता है कि हमें ये देखना कि भाई जो हमारे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये तीनों पर्सन जो है इनके किस तरीके से अच्छे से वर्क करें। और अगर हमें लग रहा है मिस्टर एक्स अच्छा करे, वाई अच्छा करे, लेकिन मिस्टर जेड जो है बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग के थ्रू उनको बताना कि सर आप यहाँ पर ये चीज वेस्टेज करें, आपको ऐसे ही नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जी कॉस्ट रिडक्शन। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में कहूँ तो स्कोप ये भी है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, भाई कॉस्ट को रिड्यूस करना। लेकिन कॉस्ट को रिड्यूस करने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लें, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, तो इट इज एन अटेम्प्ट बाय कॉस्ट अकाउंटेंट टू यूज इनोवेटिव एंड न्यू अप्रोचेस इन एरिया ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट प्रोसीजर एटसेट्रा, with continuous research and development to minimize cost of production and increase profitability of an organization। देखिए इसमें कहीं वर्ड नहीं आया कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कीजिए, नहीं। प्रोडक्ट की डिजाइन क्वालिटी आप वही रखने की कोशिश करिए। हाँ, हो सकता है कि डिजाइनिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्या ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। आपने अगर देखा हो टाटा नैनो का एग्जांपल आप सबने पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा है Yes, टाटा sir. नैनो का। टाटा नैनो Yes. ने अपने व्हील के अंदर आपने देखा होगा कि उसे 3 जो नट बोल्ट जो जिसपे व्हील टिकता है वो 3 लगाए इंस्टेड ऑफ 4, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए की कार बनानी थी, जो उसके लिए सबसे बड़ा टास्क था भाई मुझे कॉस्ट को रिडक्शन। तो उस कॉस्ट रिडक्शन में उसने, आप अगर टाटा नैनो के व्हील देखेंगे तो और दूसरी गाड़ी के व्हील देखेंगे उसमें 4 नट होते हैं जिसपे वो व्हील आपका जाकर टिकता है, जिसपे वो रिवॉल्व करता पूरा, लेकिन बाकी उसमें वो 3 ही है। इट मीन्स अगर आप देखें तो एक गाड़ी के अंदर उसमें 12 व्हील नट बोल्ट लग रहे हैं, जबकि दूसरी उसमें 16 लगते हैं, तो 4 यानी कि एक व्हील की कॉस्ट उसने बचा रहा है वहां पर। तो ये चीजें कॉस्ट रिडक्शन का तरीका होता है। तो ये आप नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं, नए नए इनोवेशन के थ्रू। इवन आप देखिए अगर मैं कहूँ आपके पास 3G है और मेरे पास 5G है कनेक्शन, तो आप चाहकर भी अगर आप चाहकर 5G में कन्वर्ट कर सकेंगे। आप अगर 3G टेक्निक कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी डाउनलोडिंग स्पीड, आपकी अपलोडिंग स्पीड, आप देखें कितना टाइम लगता है, आपका कितना टाइम कंज्यूम होता है। दूसरी तरफ एक दूसरी पर्सन जिसका 5G की टेक्निक है उसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट में रिडक्शन कर सकता है वो पर्सन, जबकि दूसरा नहीं कर पाता। ठीक है, लास्ट है जी आपका इसमें कॉस्ट रिपोर्ट्स। कॉस्ट रिपोर्ट्स मतलब हम अपने एक प्लानिंग के लिए हम कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, तो इट इन्वॉल्व प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट्स विच कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इंटरनली एट डिफरेंट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैंने बताया ना कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेसिकली इंटरनल पार्ट के लिए ही यूज होती है। इसका मैंने बताया इसका कंपनी अकाउंट से या इनकम टैक्स रूल से इसका कोई मतलब नहीं। आप कॉस्ट अकाउंटिंग से अपने यूज कीजिए मत कीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, विच कैन बी यूज बाय मैनेजमेंट इंटरनली एट डिफरेंट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट कंस्टिट्यूट्स द बेसिस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो ये सब जो बेसिकली मेरे को ये 5 अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं 5 फंक्शंस आ गए एक तरह से, आप कह लीजिए, जो उसके स्कोप में आते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग सॉरी,
कॉस्ट अकाउंटेंसी में ही ये सारे आ रहे हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिपोर्ट्स। तो ये पांचों के पांचों आपके कॉस्ट अकाउंटेंसी में आते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपकी क्लास, ये आपका सिलेबस, ये आपका सब्जेक्ट जो इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं है, और ना ही ये कॉस्टिंग है। क्लियर है बेटा यहाँ पर इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आगे कंटिन्यू चलते रहे ना। तब Yes, sir. सब चीज Yes, समझ में आ गया sir. आसानी से। यस सर। गुड। अब इसके बाद क्या, अभी आज हम कोशिश करेंगे हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट ही करें। मेरी कोशिश कल या परसों से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठिएगा, एक पेपर एक पेन लेके बैठिएगा। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस को वहीं के वहीं सॉल्व करें हम। ठीक है, ओके सर। बुक मैंने बताई दी आपको, मैं इसकी फोटो अभी उस पर अपलोड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, अगर आप देखें तो जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग यूज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस टू गेट एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉस्ट of its different activities and processes. Its main objective is to ascertain cost of different activities, control cost by following predetermined targets, and reduce cost by using innovative approach to minimize its cost. Different objective of cost accounting are, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहला काम है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सबसे पहले हमें ये पता लगता है हमारे कुछ प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है, उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग is to determine the cost of production of goods manufactured or cost of providing services. तो सबसे पहले देखना है कि भाई जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक पेन भी अगर बना रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो हमारी उस पर क्या कॉस्ट आ रही है पर्सन उस सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की। अगर हम मान लीजिए नेटवर्क के इसमें हम 3G 4G के जो डाटा क्या बोलते हैं आप उसको ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो हमारी क्या कॉस्ट आ रही है कस्टमर तक, उसके बेस पे हमें सबसे पहले देखना। ठीक है, तो कॉस्ट असर्टेनमेंट इन्वॉल्व बोथ द सेटलमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट as well as estimated standard cost on the basis of which cost controlling can be done. जहां हमें लगता है कि हमारी यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो क्यों ज्यादा आ रही है, उन सारे रीजंस को ढूंढना। ठीक है, सेकंड है जी आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जैसे आपको कॉस्ट पता लग जाती है अपनी, आप आसानी से अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड to ascertain cost of manufactured goods or services rendered by adding some reasonable profit margin. मान लीजिए हमने कहा कि हम 10% प्रॉफिट रखेंगे, तो अगर हमारी कॉस्ट 10 रुपए आ रही है तो 10% प्रॉफिट यानी कि 1 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो हम उसका प्राइस कितना डिसाइड कर देंगे, 11 रुपीज। तो बाय एडिंग रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन इन द कैलकुलेटेड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। तब 25% भी हो सकता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन, 20 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या हमारे मैनेजमेंट डिसीजन लिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है आई थिंक, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। तीसरा प्रॉफिट असर्टेनमेंट, बिल्कुल। कॉस्ट अकाउंटिंग एम एट प्रोवाइडिंग रेगुलर एंड अपडेटेड कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू इनेबल देम टू चेक द इफिशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ये एफिशिएंटली आप चेक कर सकते हैं। इट आल्सो गाइड देम इन वेरियस मैनेजरियल डिसीजन बाय फैसिलिटेटिंग कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। कि भाई पिछले सेमेस्टर में हमारा कितना प्रॉफिट था, या पिछले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट होगा, कम हुआ तो क्यों हुआ, ये भी कंपेयर करना। ठीक है, बात है हम लोग मैनेजर, हाँ, कैलकुलेटिंग एंड कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिचुएशन लाइक फॉर मेक और बाय डिसीजन, हम खुद बनाए इसको या हम इसको खरीद लें,
ये भी देख कॉस्ट, मतलब ये भी देख लिया जाता है समटाइम हम। आप देखें बड़ी बड़ी कंपनी आज के डेट में हर चीज नहीं प्रोड्यूस करती हैं, वो बाहर से उसको कई चीजों को, बहुत सारी चीजों को परचेस करके वो असेंबलिंग कर देती है। तो उसको हम बनाए या खरीद ले, मेक और बाय डिसीजन, कॉस्ट ऑफ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और इनपुट इज टू बी कंपेयर्ड विद द मार्केट प्राइस, कि हम उसको इन हाउस बनाएं या हम उसको बाहर से, तो ये सब चीजें डिसीजन जो है वो इसी तरीके से लिए जाते हैं। तो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसमें सब चीजें देखते हो कि भाई मार्केट में क्या उसका प्राइस है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू बी कंपेयर्ड विद द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स अवेलेबल कम्पिटिटिव प्रोडक्ट, फॉर प्राइस कोटेशंस फॉर द न्यू टेंडर्स। आपने देखा जो ई टेंडरिंग आजकल चलती है, जिसमें आप जैसे भगत सिंह कॉलेज में हमने कहा कि हमें लैपटॉप्स चाहिए, तो भगत सिंह कॉलेज में बहुत सारे टेंडर आते हैं। किसी ने कहा कि मैं आपको लैपटॉप ये फीचर्स वाला 50,000 में दे दूंगा, कोई दूसरा कहता है मैं 52,000 में दे दूंगा, कोई कहता है कि जी मैं 49,000 में दे दूँ। तो 49,000 वाले को टेंडर मिल जाता है, तो उसने मिनिमम प्राइस कोट किया है। तो आप देखिए कि आज की डेट में आपको जो वर्क मिलेगा वो भी इसी बेस पे मिलता है कि आप कितना, मतलब एक रीजनेबल कॉस्ट क्या रख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसका क्या कोटेशन होगा, कैसे हो, तो ये सब कैसे पता लगेगा आपको? ये जब होगा जब आप सारा कैलकुलेट करके बैठेंगे, कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आएगी, वो सब कॉस्ट को जब कैलकुलेट करें तभी तो आपको पता लगेगा, तभी आप कोटेशन दे पाएंगे आगे। For new tender, minimum cost is to be calculated so that the minimum price should be set, which ensure the recovery of variable manufacturing cost. दो तरह की कॉस्ट होते हैं, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। ये अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे क्या होती है, वो बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है जी आपका कॉस्ट कंट्रोल। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लगभग पहले हम पढ़े उसी को लगभग रिपीटेशन हो रहा है। कॉस्ट कंट्रोल में वही हमने बता दिया कि हमें उसको ये देखना कि हम अपनी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू, बजटरी कंट्रोल के थ्रू, क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू। बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे को बेसिकली कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, जो पीछे कॉस्ट कंट्रोल का एक पूरा हमने पढ़ा वही है। कॉस्ट रिडक्शन में वही कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करते, तो कहीं ना कहीं उससे ही इंटर रिलेटेड है ये चारों, चौथा और पांचवा टॉपिक। इसको मुझे लगता है दोबारा इसको समझाने की जरूरत है। तो ये वही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव इसका बनता है, ठीक है। इसके बाद दोनों में डिफरेंस है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बाद इसको खत्म कर देते हैं यहीं पर, जितना उपाय करेंगे 20-10 मिनट है। तो अगर आप देखें पर्पस देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है, इट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड। जबकि इसका जो मेन पर्पस होता है, इट इज द मेन पर्पस टू प्रोवाइड डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बाय मैनेजमेंट बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट अकाउंट एंड विद प्रॉपर कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो वो होता है हमारा, वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड, मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी चाहिए या नहीं। तो मैंने तो बहुत सारी कंपनी आज के डेट में करती हैं। दूसरा एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आप देखें तो जो आपका ये दिख रही है ना आपको, ये ब्लर तो नहीं हो रही है वाली जो है? हाँ जी, It's visible, sir. ठीक है बेटा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप देखें तो इट रिवील्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस एज ए होल। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, इट शोज द डिटेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, हो सकता है कि आपने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उसका कॉस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, कि मान लीजिए आपके यहाँ पर मोबाइल फोन भी बनते हैं, आपके लैपटॉप भी बनते हैं, आपके टैबलेट्स भी बनते हैं, तो आप तीनों के अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो। तो आपको अलग पता लगेगा कि मोबाइल पे हमें इतना % का प्रॉफिट हो रहा है, लैपटॉप में हमें इतना % लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, टैबलेट में इतना % प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो अलग अलग सेगमेंट का होता है। जबकि P&L अकाउंट जो बनता है आपका, जो बैलेंस शीट होती है पूरी कंपनी की बनती है एक साथ, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है। स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट की बात बताया, मैंने बताया इट इज ए वॉलंटरी। पहले मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग आप बनाएं, यूज करें अपने यूनिट में, कोई जरूरत नहीं है उसकी, इट इज ए वॉलंटरी। लेकिन ये अच्छी रहती है जो बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो इसको यूज करते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट का आपको पता ही है, दीज अकाउंट्स आर मैंडेटरी टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। जहां तक रिपोर्टिंग की बात है, यूजुअली हम फाइनल अकाउंट जो है वो एनुअली बनाए जाते हैं, है ना। 31 मार्च जो भी होती है आपकी, 31 मार्च की जो लास्ट डेट होती है, उस दिन आपके सारे फाइनल अकाउंट फाइनल होते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई जरूरी नहीं आप एनुअली हो, आपके डेली भी बन सकते हैं, आपके वीकली बन सकते हैं, आपके मंथली बन सकते हैं। आप डेली के बना सकते हो कि आज हमारी क्या कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना हमारा स्टैंडर्ड था,
स्टैंडर्ड से कम हुआ, ज्यादा हुआ, वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं, फोर्टनाइटली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जहां तक ऑब्जेक्टिव की बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव जो है इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो एक्सटर्नल है, मतलब ठीक है ना, मतलब चाहे वो कंपनी शेयर होल्डर्स हो जो कि जो उसमें पैसा लगाते हैं, चाहे वो आपके जिन्होंने बॉन्ड परचेज करे हों, आपके क्रेडिटर्स हों, आपके डेटर्स हों, गवर्नमेंट हो, वो सब जो है आपके उस फाइनल अकाउंट को ही महत्व देते। इवन बैंकिंग जो होगा आपका, जिससे आप लोन्स वगैरह लेते हो, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखती है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहती हैं। जबकि इसका जो एम होता है ये एक इंटरनल है, मैंने बताया कि इंटरनल, और मैनेजमेंट को बताने के लिए, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, इट इज दिस एम इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि किस यूनिट में प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस यूनिट में घटाना है, कौन सी यूनिट बंद करनी है, कौन सी यूनिट बढ़ानी है, कौन सी नई टेक्निक यूज करनी है, ये सब चीज के लिए होता है। तो इट इज ए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यहाँ तक नेचर ऑफ कॉस्ट की बात है, इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड टू स्टेक होल्डर, ठीक है ना, कि लास्ट ईयर में आपका कितना था ग्रोथ, इस साल कितना ग्रोथ हुआ है, ये सब चीजें हैं। जबकि इट इज कंसर्न विद द बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एज वेल एज प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, as it aims to control the cost in future as per predetermined cost. ज्यादा टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात है, रिकॉर्डेड की है, इट रिकॉर्ड्स ओनली एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन such as sale to फाइनल कंज्यूमर, परचेज फ्रॉम आउटसाइडर एटसेट्रा। जबकि इसका जो रिकॉर्ड है इंटरनल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कॉस्ट ट्रांजेक्शन लाइक ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वो भी इसमें आप कहें तो इसको रिकॉर्ड्स करते हैं। ये वाली जो मैंने आपको बताया, इसका मैं पीडीएफ फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, आप इसको दोबारा वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. तो अभी ऑलरेडी 24 हो गए, तो मैं एक मिनट दीजिएगा मुझे, बस एक अटेंडेंस वाला उसमें ले नहीं रहा क्या? कभी कोई दिक्कत कर जाता है, मुझे लग रहा है। बेटा एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा जो मेरी हेल्प कर सके, पंकज आप हेल्प करेंगे थोड़ा सा, पंकज या कोई भी बच्चा। सर किस चीज में करना? ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा एक बार ना, जो अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेटा, है कर पाएंगे? यस सर, करता हूँ। हाँ, क्योंकि इसमें ना मैं उससे लेता हूँ ना, वो इसमें समटाइम्स वो प्रॉब्लम कर जाती है वो। सर एक्चुअली अभी मेरे को एसईसी वाले सब्जेक्ट्स का लिंक वो आया था, एक्सेल शीट मिली है, उसमें मेरा नाम जी सेक्शन में है, तो मतलब चेंज होगी एसईसी के लिए सेक्शन जी में होगा फिर आपका, तो फिर। सर आप एक बार कंप्लीट सेक्शन लिस्ट भेज देंगे क्या? वेबसाइट पे नहीं मिल रही है, और उस वाली लिस्ट में सबका नाम है भी नहीं, तो काफी और- कंफ्यूजन हो रहा है। तो सर देखिए टीचर्स दो आपकी सुनिए, एक तो आपका मेन सेक्शन की लिस्ट बनेगी आपकी, जो मेन पेपर है आपके हिंदी और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो आपका सेम रहेगा, एक ही सेक्शन रहेगा इसका। केवल एसईसी के लिए आपका सेक्शन चेंज बदले होगा, ठीक तो है ना? मतलब ओके सर, तो मतलब सर मेन सब्जेक्ट्स के लिए हम सेक्शन बी में हो सकते बेटा हैं, एक ही बट बोल पाएंगे, एसएससी मैं के लिए सुन पाऊंगा डिफरेंट ना, मैं है। वेदांत को सुन पा रहा हूँ ना, मैं वेदांत आप बोलो पहले, फिर निमिषा को मैं कह रहा सुन। हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए फिर इसी क्लास में पढ़ना है ना? कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आपकी यही क्लास होगी, इवन शायद हिंदी की भी आपकी यही क्लास होगी, लेकिन आपकी जो एसईसी है वो उसके लिए आपका सेक्शन दूसरा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बेटा निमिषा आप कुछ कह रहे थे? सर आई हैड द सेम क्वेश्चन, थैंक यू ठीक है सर। बेटा। तो आपका मेन पेपर की क्लास ये रहेगी, एसएससी का सिलेबस, एसएससी के लिए आपका टाइमिंग चेंज होगा। एसएससी का टाइमिंग आएगी मेरे ख्याल में, आई थिंक आपका 4:30 या 5:30 के आसपास होगा, अगर होगा भी तो। एसएससी का क्लासेस का कितने बजे का एसएससी का टाइम जो आया है? लिंक आया एसएससी का? नहीं आया अभी? नहीं सर, नहीं No, आया, sir. अभी वही आया नहीं है। एसएससी वाले जो सर होंगे या मैम जो भी होंगे वो आपको खुद अप्रोच कर लेंगी, आपके उस पर आ जाएगा। मेन पेपर के आपके सेक्शन ये रहेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और हिंदी, इन तीनों में आपके यही सेक्शन रहने वाले हैं, ठीक है? ओके सर।
अगर Okay, sir. अभी वेबसाइट पे नहीं आया है वो आपकी सेक्शन लिस्ट नहीं आई है? नहीं नो सर, सर, सेक्शन फोर्थ लिस्ट भी सेमेस्टर नहीं से आई और कुछ टाइम नहीं टेबल भी आया। नहीं आया। नहीं आया ना, मैं कोई नहीं, मैं अभी इसको दोबारा ऑफिस को बोलता हूँ, आज कराता हूँ इसको मैं। कोई भी कॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम लगे आपको, आप मुझसे बोलिएगा। मैं कॉलेज में सेक्रेटरी स्टाफ काउंसिल हूँ, तो कॉलेज का जो भी ऑफिस का काम है वो आपको लगता है कुछ भी एकेडमिकली कुछ भी जो आपको हेल्प चाहिए, चाहे वो सेक्शन लिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपके रोल नंबर्स में इशू आ रहा हो, कुछ भी, तो आप वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑफिस को डायरेक्ट कर दूंगा, ऑफिस कर देगा उस काम को। तो नो Okay, sir. डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी दिक्कत होती है आप स्टूडेंट केयर पे लीजिए। अगर स्टूडेंट केयर वाले भी नहीं आपकी सुनते हैं तो फिर आप मुझे बताइए, फिर मैं ऑफिस को डायरेक्ट करता हूँ कि कैसे नहीं कर रहे इस काम को। ठीक है जी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोंट वरी, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बस सिर्फ। ठीक है सर जी बेटा। सर मेरा रिफंड भी नहीं आया, और मैंने स्टूडेंट केयर पर बोला तो उन्होंने मुझे सर अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। बाकी सर मेरे कब क्लास में भेजा था ऑलमोस्ट बेटा आपने स्टूडेंट केयर पे, कब भेजा था, कितने दिन हो गए इस बात को? एक हफ्ते पहले। आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, ठीक है? ओके सर। व्हाट्सएप नंबर मेरा उस पे है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप होंगे तो यस सर, हाँ हाँ, थैंक यू सर। व्हाट्सएप कीजिए, मैं ऑफिस को बोलता हूँ आज इस बारे में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, Excuse me, बाय sir. बेटा। जी बेटा, हाँ बोलिए विनीत बेटा, बोलिए। तो मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है जवाहरलाल की और सीमा श्रीवास्तव की। बहुत बढ़िया वो बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है सर। जवाहरलाल सर की बुक है, अच्छी बुक है। नो थैंक यू नीड, वेरी मच। आपको दोबारा जरूरत नहीं कोई दूसरी बुक खरीदने की। आप उस, लेकिन जवाहरलाल जी की बुक में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी है। मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है विनीत? ओके सर, हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। ओके बेटा, चलिए बाय बेटा, कल मिलते हैं सभी से, हैं? बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। फिर आपने मुझे भेज Thank you, दिया sir. थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट? यस सर, भेज दिया। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय। बाय सर।